सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की गणित विषय की तैयारी आपको करा रहा हूं और इसमें देखिए गणित विषय को मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको, और चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद अब मैं आपका राजन सीरीज जो है वह सॉल्व करा रहा हूं। राजन सीरीज में देखिए आपके जितने बहुविकल्पीय प्रश्न है उसकी 3 वीडियो मैंने बनाई है। उस 3 वीडियो में आपको पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। इस तरीके से 3 क्लास में अति लघुत्तरी प्रश्न पूरा सॉल्व करा दिया है, और लघुत्तरी के भी इससे पहले 3 क्लास में ले चुका हूं, जिसमें 37 क्वेश्चन जो है वह पूरा मैं आपको बता चुका हूं, सॉल्व करा चुका हूं। अब इसके बाद देखिए इस क्लास में प्रश्न संख्या 38 से हम लोग देखने वाले हैं, और आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैथ में खुद से जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो वह क्लासेस आपको नीचे लिंक दिया गया है मैथ के सामने, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में हम लोग देखेंगे बाकी आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं इस क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे आपके राजन सीरीज को पूरा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने पूरे सॉल्व करा दिए हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। कहीं कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं बचता है कि आप अपनी तैयारी बेहतर नहीं करें। मैंने हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल करा दी है, तो बिल्कुल आपको तैयारी अपनी बेस्ट करनी ही करनी है। आपको पूरा 25 में 25 मार्क्स लेकर के ही आना है, ये आप सोच के चलेंगे। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 38। एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई 5 मीटर, उसके आधार का व्यास 28 सेमी है। इसके वक्रपृष्ठ पर ₹8 प्रति वर्ग मीटर, देखिए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब बोला है कि एक बेलनाकार पाइप है जिसकी जो ऊंचाई है वह दी गई है 5 मीटर है। बेलनाकार पाइप की जो ऊंचाई है वह 5 मीटर की है, और इसका जो व्यास है वह 28 सेंटीमीटर का है। 28 सेंटीमीटर का है और ये 5 मीटर का है, ये ध्यान रखिए। और जो पैसे खर्च हो रहे हैं वह 8 प्रति वर्ग मीटर हो रहे हैं। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर का हमको पता है कि 8 रुपए खर्च होगा पेंट कराने का। तो पूछ रहा है कि इसको अगर पाइप को पेंट कराया जाए तो कितने रुपए लगेंगे। तो देखिए पाइप की ऊंचाई 5 मीटर, आधार की त्रिज्या, अब व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 28/2 सेंटीमीटर। 28/2 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में, तो 14 में 100 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा मीटर में। ठीक, और पेंट का दर जो है वह पता है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अतः ज्ञात करना है कि वक्रपृष्ठ पर पेंट करने का खर्च। अब देखिए पेंट करने का इसको पूरा खर्च निकालने के लिए पहले हमें निकालना होगा कि हमें कितने एरिया में पेंट करना है। तो यह निकालने के लिए इसका वक्रपृष्ठ हम लोग निकालेंगे, कितना क्षेत्र को पेंट करना है। यह निकालने के लिए बेलन में क्या होता है वक्रपृष्ठ ही होता है, और पाइप है तो ऊपर नीचे खाली होगा, बस जो वक्र वाला एरिया है, जो कर्व्ड एरिया है, उसी को पेंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एच। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r 14/100 इंटू एच 5 मीटर है। तो अब काटिए, 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, फिर देखिए इसके बाद 5 से 100 को काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब इसको आगे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 22 गुणे 2/20, 20 को काटेंगे 10 हो जाएगा, और 2 का गुणा 22 में होगा तो 44, और 44 में 10 का भाग होगा तो 4.4 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये आ जाएगा 4.4 वर्ग मीटर। ये इसका वक्रपृष्ठ आ गया बेलन का। अब इसके बाद वक्रपृष्ठ का पेंट करने का व्यय कितना होगा, क्षेत्रफल गुणे दर। अब क्षेत्रफल है 4.4 और गुणे 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32 और 0.4 और है तो 32 और जुड़ जाएगा, यानी कि 35.2, 35 रुपए 20 पैसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप निकाल लोगे कि कितना खर्च आएगा बेलनाकार पाइप को पेंट कराने में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न संख्या 39 है, चेक कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। 2018 में देखिए रेखांकित एवं बेयरर चेक में अंतर पूछा था और वाहक चेक किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न आता है। तो यह तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आप देख लीजिए। चेक के कितने प्रकार होते हैं, तो चेक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, वाहक चेक या जिसे धारक चेक भी कहते हैं या इंग्लिश में बियरर चेक कहते हैं। ठीक है, वाहक चेक, धारक चेक और बियरर चेक, यह तीनों एक ही है। और इसके बाद दूसरा देखिए आदेशित चेक या ऑर्डर चेक बोला जाए तो ये एक है। इसके बाद देखिए रेखांकित चेक या क्रॉस चेक बोला जाए तो ये एक बात होगी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना है तो एक एक करके इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो ये भी देख लीजिए। देखिए वाहक चेक, यह चेक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। अब देखिए ऐसा वाहक चेक होता है जो सीधे आप बैंक में ले जा करके दोगे या जिसके नाम से वो देगा या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे कैश के रूप में, ये होता है वाहक चेक। दूसरा होता है आदेशित चेक, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम पर चेक काटा गया। अब देखिए आदेशित चेक में क्या हो जाता है कि केवल वही व्यक्ति पैसे लेगा बैंक से जाकर के जिसके नाम पे यह चेक काटा गया है। अब इसके बाद तीसरा देखिए रेखांकित चेक, तो जब चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उसके मध्य CO नॉन निगोटिएबल या ए अकाउंट पेई ओनली लिख दिया जाता है तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं या अकाउंट पेई ओनली या नॉन निगोटिएबल लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है, किंतु एंड को वाला क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो रेखांकित चेक होता है उसका जो पेमेंट होता है वह केवल अकाउंट में होता है। ठीक है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपने तीनों चेक के बारे में देख लिया, आसानी से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है, मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर छोटे ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है 4 गुणे 5 के घाते ऋण 2 और भाग हो रहा है 1/10 के घाते 2 से, फिर जुड़ रहा है इसमें 3/4। इसको सरल करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में जो चीजें हैं सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को देखिए 4 गुणे 5 है तो इसको गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 20। तो 4 गुणे 5 ये हो जाएगा इसके घाते ऋण 2, 20 के घाते ऋण 2। अब इसके बाद देखिए इस 20 के घाते ऋण 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/20 के घाते 2। घात देखिए धनात्मक हो जाएगी अगर 1 के बटे के रूप में लिख दें। जैसे अगर कहीं पे 1 के घाते ऋण n लिखा हो तो उसे 1/a के घाते n लिखा जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग 1/20 के घाते 2 लिख देंगे, फिर धन 1/100, फिर धन 3/4। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 के घाते 2 1/400 धन 1/100 धन 3/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 400। अब 400 आ गया तो यहाँ पे देखिए 400 था हर में तो 1, फिर धन यहाँ 100 है हर में तो 4 गुना हो रहा है तो 4 जुड़ जाएगा, फिर धन। अब देखिए ये 100 गुना हो रहा है तो 100 का गुणा हो जाएगा 3 में, यही हो जाएगा 300। अब इसके बाद जोड़िए तो ये हो जाएगा 305/400, तो 5 से काटिए 300 को तो ये 6 और 1 61 और ये 8 और 0 80, तो 61/80 यह इसका जो हो जाएगा सरलतम रूप हो जाएगा 61/80। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 41 है, 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने में मैंने आपको पहले बताया है, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c से। अब इसका कंपेरिजन इससे करेंगे तो देखिए x² का गुणांक यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है a, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और b का मान 10 हो जाएगा और c का मान ऋण 8 हो जाएगा। अब हम लोग a × c निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे ऋण 8 यानी कि ऋण 24। अब इसके बाद b जो है b 10 को हम लोग b के मान को इस तरह तोड़ते हैं दो मानों में
कि गुणा करने पे ऋण 24 आए और जोड़ने पे जो है वह 10 आ जाए। तो 12 और ऋण 2 इन दोनों का गुणा करोगे आप तो ऋण 24 आएगा और जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब 10x को हम क्या लिखेंगे, 12x ऋण 2x। यहाँ से देखिए 12 और ऋण 2, तो यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x, 10x को 12x माइनस 2x हमने लिख दिया और ऋण 8। और यह हमें पता कहाँ से चला, यहाँ से जब इक्वेशन कंपैरिजन किया तब। अब यहाँ से देखिए 3x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 4। और यहाँ से देखिए -2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4। अब x प्लस 4 दोनों जगह है तो x प्लस 4 निकाल लीजिए दोनों जगह से। यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ पे -2x। तो ये गुणनखंड कितना हो जाएगा, x प्लस 4 और 3x माइनस 2, यही हो जाएगा अभीष्ट गुणनखंड। इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 42 है 15x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस क्या हो गया है, यहाँ पे जहाँ पे x स्क्वायर होता है वहां पे x के घाते 4 आ गया। तो यहाँ पे कुछ डरने की बात नहीं है, और जहाँ पे x आता है वहां पे x स्क्वायर आ गया, तो कुछ डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो x स्क्वायर को y भी लिख सकते हैं। तो यह जो पूरा पद हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर को y लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15y स्क्वायर, जहाँ x के घाते 4 है वहां पे y स्क्वायर आ जाएगा, और जहाँ पे x स्क्वायर है वहां पे y आ जाएगा -18। तो अब देखिए यह बिल्कुल द्विघात की तरह हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, अब बाद में y की जगह x स्क्वायर रख दीजिएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं या सीधे सीधे गुणनखंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोल्यूशन आप देख सकते हैं 15x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सभी जो है वह 3 के गुणांक हैं। तो सबसे पहले 3 आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो फालतू का कैलकुलेशन जो है वह बड़ा हो जाएगा। तो 3 कॉमन ले लीजिए तो 15x के पावर 4 की जगह बच जाएगा 5x के पावर 4, और प्लस 3x स्क्वायर में 3 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर। फिर -18 में से 3 कॉमन होगा तो बचेगा 6, क्योंकि 6 त्रिक 18 होता है। अब इसके बाद देखिए 3 यहाँ बाहर आ गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन जो है वह उसी तरीके से बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसका बीच वाले पद को तोड़ लीजिए। तो देखिए 5 छक 30 -30 आ रहा है, AC की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसको भी उसी तरीके से तोड़ेंगे, 6 - 5 कर देंगे, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर लिख देंगे। इसको x स्क्वायर को 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे करेंगे, देखिए 3 और ब्रैकेट में फिर यहाँ x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा पहले में, देखिए तो क्या बच जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 6। अब दोनों जगह 5x स्क्वायर प्लस 6 हो गया तो ये कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बचा है x स्क्वायर और यहाँ पे बचा है -1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1। अब इसके बाद देखिए ये x स्क्वायर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह x है और b की जगह है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5x स्क्वायर प्लस 6, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6 और फिर x माइनस 1, ठीक है। तो ये x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। तो इस तरीके से ये पूरा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 43 है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने पर प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए, यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। 2018 में पूछा है बस चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का आपको प्रतीकात्मक सूत्र लिख के बताना है। तो सूत्र आपको पता ही, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे 1 धन दर बटे 100 के पावर समय। ये चक्रवृद्धि
देखिए मिश्र धन का होता है और इसी में से मूलधन फिर आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है यह जब सही होगा जब यहाँ पे माइनस मूलधन भी लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न में जो पूछ रहा है वह चक्रवृद्धि मिश्रधन ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ना लिख करके चक्रवृद्धि मिश्रधन लिखना था, इसको इन्होंने गलती कर दी है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 और घात में समय। अब ये सही है। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t। ठीक, ये फॉर्मूला लिखा जाता है जहां पे a जो होता है वह मिश्रधन होता है, p जो होता है वह मूलधन होता है, r जो होता है दर होता है और t जो होता है वह समय होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में आपको बस यही इतना करना था कि सूत्र लिख देना था और सूत्र में क्या कौन सा रिप्रेजेंटेशन किसका है यह आपको बता देना था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 44 है, 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले हम मिश्रधन निकाल लेते हैं कि 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए ये आपको पता होता है a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, p की वैल्यू 400 है मूलधन, 1 प्लस r दर 5 है बटे 100 के घात में 2। अब देखिए 5 बटे 100 लिखा गया है, इसको सिंप्लीफाई करके 5 से काटिए 1 बार में और ये 20 बार में, यानी कि 1 बटे 20 हो जाएगा। फिर हर समान करेंगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 21 आ जाएगा। तो 21 बटे 20 के घाते 2, यानी कि 21 बटे 20 का 2 बार गुणे। अब देखिए 20 गुणे 20 कितना होता है, 400 तो कट जाएगा और 21 का गुणा 21 में होगा तो कितना आ जाएगा 441। तो इस तरीके से मिश्रधन जो आ जाएगा वह 441 आ जाएगा। और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होगा तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, यानी कि 441 में से 400 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 41 रुपए। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं आप। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 45 है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। अब देखिए हर्षिता ने 5000 रुपए जमा कर दिए हैं बैंक में 2 साल के लिए और यह बैंक इसको 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि मिश्रधन ही पूछ रहा है। तो सीधा सीधा मिश्रधन का फॉर्मूला a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो वैल्यूज रखिए 5000 गुणे 1 धन 8 बटे 100 के घाते 2। तो ये हो जाएगा देखिए 5000, फिर इसका हर यहाँ समान करेंगे तो हर तो 100 हो जाएगा और अंश में कितना हो जाएगा 108, घात में है 2। अब 108 बटे 100 का गुणा होगा 2 बार। तो देखिए 2 शून्य कट जाएगा और 1 शून्य और 1 शून्य कट जाएगा। और फिर देखिए गुणा होगा 5 का 108 में तो कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40, हासिल लगेगा 4 और 5 का शून्य में गुणा होगा और हासिल 4 आ जाएगा, फिर 5। तो ये हो गया 540 और इसमें अभी 108 का और गुणा होगा तो ये हो जाएगा 58,320 और इसमें 10 से भाग हो जाएगा तो शून्य से शून्य कट जाएगा, ये आ जाएगा 5832। तो हर्षिता को कितने मिलेंगे 2 साल बाद जो उसे धन मिलेगा बैंक से वह 5832 रुपए मिलेंगे और उसने जमा कितना किया था 5000 रुपए। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 महीने में 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज पहले हम निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है होता है SI बराबर PRT बाई 100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन देखिए 2500
और दर कितना है 6% का, तो 2500 गुणे 6 और समय कितना है 2 वर्ष 6 माह यानी कि 2.5 वर्ष। वर्ष में अगर देखा जाए तो 2.5 वर्ष, तो वर्ष में ही हमको पुट करना है, तो पुट कर दिए। अब देखिए 100 के 2 जीरो से ये 2500 के 2 जीरो कट जाएंगे और 6 का गुणा 2.5 में जब होगा तो 6 दूनी 12 और 3 15। अब 15 का गुणा देखिए होगा 25 में, ठीक है, 25 में होगा 15 25 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि कितना हो जाएगा 375 रुपए ब्याज आ जाएगा। यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा मूलधन धन ब्याज, तो 2500 और 375 कितना हो जाएगा 2875 रुपए। तो मिश्रधन ही आपसे पूछ रहा था, इस तरीके से निकाल लेंगे आसानी से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 47 है। अभिषेक के कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। अब कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे उसमें ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई 4 धन चौड़ाई 3.5 और ऊंचाई 3। तो अब गुणा कर दीजिए, ये देखिए 4 और 3.5 जुड़ेगा 7.5 हो जाएगा और 2 गुणे 7.5 गुणे 3 हो जाएगा। अब 7.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 और 15 3 45, तो 45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सारे दीवारों का जो लंबाई है वह मीटर में दिया है। तो कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 48। ऐसा प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। 10 सेमी भुजा के 2 घनों को बराबर सटा करके रखने पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिगर सही बनाया है। 2 घन हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन हैं जिनको सटा करके रख दिया है, ठीक है। ये देखिए 10 सेंटीमीटर है और ये एक 10 सेंटीमीटर का घन है। दोनों को सटाएगा तो इनकी लंबाई जो हो जाएगी, जो घनाभ बनेगा। अब इसको एक घनाभ की तरह पूरे को आप देखिए, अब अलग अलग 2 घन मत देखिए, अब एक पूरे घनाभ की तरह देखेंगे तो लंबाई हो जाएगी इस घनाभ की 20, चौड़ाई हो जाएगी 10 और ऊंचाई जो हो जाएगी वह हो जाएगी 10, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 गुणे लंबाई है 20 गुणे चौड़ाई 10, फिर धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि 10 गुणे 10, फिर धन ऊंचाई गुणे लंबाई यानी कि 10 गुणे 20। तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में 200 धन 100 धन 200, तो ये 2 गुणे 500 यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यह क्या है, यह है संपूर्ण पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 49 है। एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो बहुत ही आसान है, किसी भी वृत्त पे दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। मैंने आपको बताया है कि उस बिंदु पे, जिस भी बिंदु पे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है उसे केंद्र से आप मिला दीजिए। ओ बिंदु को केंद्र से मिला देंगे और इस ओपी पे एक लंबवत रेखा खींच देंगे, ठीक है, जो पी बिंदु से होके जाए। तो ऐसी रेखा क्या होगी, इस पी बिंदु पे स्पर्श रेखा होगी। यह खींचने के लिए आपको पी को केंद्र मानना है, पी को केंद्र मान के एक चाप इस प्रकार से लगाना है। फिर इसके बाद ओपी पे जहां यह रेखा कट कर रही है ए बिंदु पे, ए को केंद्र मान करके एक चाप लगाना है। फिर यह चाप पहले वाले चाप को जहां कट कर रहा है बी बिंदु को केंद्र मान के एक चाप लगाना है, जिसे सी बिंदु कहेंगे। अब सी और बी को मान करके इधर एक एक चाप इस तरीके से लगा देना है। ये दोनों चाप जहां पे कट करेंगे उस पॉइंट को और पी बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे ए बी। यही ए बी जो हो जाएगी यह स्पर्श रेखा हो जाएगी और इस पे आप रचना भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है तो रचना भी लिख सकते हैं। 4-5 स्टेप जो भी आपने किए हैं वो लिख देंगे, बहुत ही आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका, देखिए रचना है, तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। ये देख लीजिए, ये तो आपने देखा एक बिंदु पे स्पर्श रेखा, लेकिन किसी 2 बिंदुओं पे, यहाँ पे देखिए प्रश्न है, प्रश्न के 50,
2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA OB इस प्रकार खींचिए तो कोण AOB 120 अंश और बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु P पे प्रच्छेदित करे। रचना भी लिखिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमें एक 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है और उसमें दो त्रिज्याएं लेनी है और त्रिज्याओं के बीच में कोण कितना बनना चाहिए 120 अंश का, और इन्हीं दोनों बिंदुओं पे जो त्रिज्याओं का अंत बिंदु है उन्हीं अंत बिंदुओं पे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है और उनका जो है वह प्रच्छेदन बिंदु P दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आपको एक वृत्त बना लेना है। आपको स्केल में नापना है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेना है और उसके बाद एक वृत्त का निर्माण कर लेना है किसी भी बिंदु को केंद्र मान करके O बिंदु को, ठीक है। और ये 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से आप वृत्त बना लेंगे। इसके बाद कोई एक बिंदु आपको A ले लेना है, ठीक है। कोई एक बिंदु इसी वृत्त पे आप A ले लीजिए, ठीक। A बिंदु आपने ले लिया। अब O और A को मिला लीजिए, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई OA। अब इसी पे आपको 120 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है इस बिंदु से, ठीक है। देखिए AO और एक बिंदु B आपको लेना है, ठीक है। एक त्रिज्या OB लेना है जो इससे 120 अंश का कोण बनाए। इससे 120 अंश का कोण बनाए तो ये कैसे आप करोगे? तो ये करने के लिए आप O बिंदु पे ही प्रकार रखोगे और एक चाप इस तरीके से आप लगाओगे, एक चाप इस तरीके से आप लगाओगे, ठीक। फिर OA को यह जो रेखा है जहां पे कट कर रही है, ठीक है, इसे मान लेते हैं ये R पॉइंट है। फिर इसके बाद R से एक चाप लगा देते हैं इसी चाप पे, इसको मान लेते हैं S पॉइंट। फिर S पॉइंट से एक चाप और लगा देंगे, ठीक है। और इस O और इस चाप को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। और इस रेखा को इस B बिंदु तक बढ़ा देंगे जहां पे यह वृत्त को कट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने अंश का कोण बन जाएगा? 120 अंश का, ठीक। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये जो चाप वगैरह है इसको हटा लेते हैं ताकि क्लियर आपको दिखे। ये हो गया 120 अंश का, ठीक है। इस तरीके से 120 अंश का ये कोण बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है A और B पे। A और B बिंदु पे देखिए बोला है कि 120 अंश का कोण बन गया। फिर बिंदु A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु P पे प्रच्छेदित करें। अब A पे स्पर्श रेखा बनाना है तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया किस प्रकार से बनाना है। बस इस पे 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा आपको बना लेनी है, यानी कि A को केंद्र मान करके एक चाप इस तरीके से इस प्रकार से लगा लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद एक 60 अंश पे, एक 120 अंश पे, फिर 60 अंश वाले से एक चाप जाएगा और एक चाप जाएगा 120 अंश वाले से। फिर इसके बाद इसको मिलाती हुई रेखा जो जाएगी वह स्पर्श रेखा होगी इसकी A बिंदु पे, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से B बिंदु पे भी स्पर्श रेखा जो है वह खींच लेना है। तो ये जहां एक दूसरे को काटेंगी वह बिंदु क्या हो जाएगा? वह बिंदु जो हो जाएगा वह P बिंदु हो जाएगा। इसी को P बिंदु बोल देंगे, ठीक है। और इसकी रचना लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए रचना कुछ लिखा भी हुआ है। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा O केंद्र वाला वृत्त खींचकर एक दूसरे के साथ 120 अंश का कोण बनाती हुई OA और OB त्रिज्याएं खींची। फिर त्रिज्या A और B पे 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं खींची जो एक दूसरे को P बिंदु पे काटती हैं। AP और PB का अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो ठीक है, छोटे में यहाँ लिख करके बिल्कुल खत्म कर देना है आपको और इस तरीके से चित्र बना करके दिखा देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप कर लोगे आप बहुत आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से सभी प्रश्न जो हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न तक आपने देख लिया। अब कुछ प्रश्न और बच्चे हैं आपके जो अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे और इस तरीके से आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप
पूरा राजन सीरीज पढ़ ले रहे हो बहुत ही आसानी से। और अभी आपके पास अगर समय बच रहा है तो मैं आपको बार बार कहूंगा कि क्लासेस को देख लीजिए। क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको क्लासेस कराया है। तो क्लासेस करिए और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करिए। और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। और आपको मैं पवन सीरीज भी सॉल्व कराऊंगा, तो पवन सीरीज भी पूरा आप लोग देख लीजिएगा। अब यह क्लास आपको पसंद आई तो इस क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आप शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिए। सभी को ये कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ, राजन सीरीज देखिए सभी लोग पढ़ने के लिए लेते हैं, लेकिन पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है एकदम नए सीरीज का। 2023 संस्करण की है आपकी सीरीज है, इसका पूरा देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया है। यह सभी आपके भाइयों बहनों प्रशिक्षुओं को पता होना चाहिए ताकि सभी लोग बहुत ही आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। और इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करिए हमारा टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप। चैनल के ही नाम से ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से या नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए कर सकते हैं। तो जरूर ही आप लोग उसमें भी इनरोल हों। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी जो हैं वह इम्पोर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। जय हिंद।